नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत उमाशंकर जोशी जी की दो रचनाएं, पहला छोटा मेरा खेत, दूसरा बगुलों के पंख। इसमें हम सर्वप्रथम देखेंगे एक वीडियो में छोटा मेरा खेत और एक और वीडियो बनाकर बगुलों के पंख को समझाया जाएगा। चलिए अपन सीधा आ जाते हैं कविता के बारे में। कविता का पहले वाचन करेंगे, फिर कठिन शब्दों का अर्थ, फिर काव्य सौंदर्य और अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्न जो पेपर में आते हैं, इसी सिस्टम से इनको मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। पहले वाचन देखते हैं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निःशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। यानी आपको इन पंक्तियों को समझने से पहले इधर कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग केयर करेंगे। यहाँ पे रचना लिखने वाला कौन है? कवि। कवि जो है अपनी तुलना कृषक अर्थात किसान से करता है। जिस प्रकार से किसान खेतों में अपना काम करता है, वैसे ही कवि कागज के पन्नों में अपना काम करता है। जिस प्रकार से किसान खेतों में बीज बोता है, वैसा ही कवि अपने कागज रूपी खेत में भाव, विचार और अभिव्यक्ति अर्थात मनोभाव रूपी बीज बोते हैं। उसके बाद किसान जो है अपने बीज बोने के बाद उनको विभिन्न रसायन जैसे हवा, पानी और खाद देते हैं। वैसे ही कवि भाव, कल्पना रूपी रसायन अपने मनोभाव को प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से रसायन देने के बाद किसान के खेतों में अंकुर फूटता है अर्थात नन्हा पौधा जन्म लेता है, वैसे ही भाव, विचार, अभिव्यक्ति रूपी रसायन के माध्यम से कवि के मन में शब्द फूटता है। जिस प्रकार से नन्हे पौधे आने के बाद उसमें पत्ते और पुष्प उग आते हैं, वैसे ही भाव रूपी और पत्ते कवि के मन में आते हैं, जिसे वो कविता के रूप में लिखते हैं। और पत्ते और पुष्प आने के बाद उस पौधे में फल निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार से कवि के द्वारा जो कविता रचना की जाती है, उसको पढ़ने से पाठकों को रस और आनंद की प्राप्ति होती है। यानी यहाँ पे कवि की तुलना किसान से, खेत की तुलना कागज के पन्नों से, बीज की तुलना भाव रूपी बीज यानी भाव से, रसायन यानी हवा, पानी जो बीज को दिया जाता है, खाद, वो वैसी कवि के मन में भाव, कल्पना रूपी रसायन, अंकुर। ठीक है, तो कवि के मन में क्या है? शब्द रूपी अंकुर। पत्ते पुष्प जो है भाव रूपी पत्ते पुष्प कविता में, और यहाँ पे फल प्राप्त होता है, तो उसमें काव्य से हमें रस और आनंद की प्राप्ति होती है। विश्वास करता हूँ अगर इसको समझ गए तो आपको जो भी इधर समझाऊंगा वो आपको आसानी से समझ में आएंगे। चलिए अपन आ जाते हैं। इसमें वाचन तो कर दिया था, कठिन शब्द तो वैसे उतना है ही नहीं, फिर भी कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे चौकोना, चौकोना अर्थात होता है चार कोनों वाला यानी चौकोर। उसके बाद आता है अंधड़, अंधड़ यानी होता है आंधी का तेज झोंका। उसके बाद आता है क्षण, क्षण यानी होता है अवसर। उसके बाद आता है रसायनों बोला यानी रसायन यानी होता है खाद पदार्थ भोजन, यानी खाद पदार्थ और भोजन। उसके बाद आता है हमारे पास निःशेष, निःशेष यानी होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से। अंकुर, अंकुर यानी होता है नन्हा पौधा। पल्लव पुष्पों, पल्लव पुष्पों, कोमल पत्ते और फूल। नमित यानी होता है झुका हुआ। विशेष यानी होता है खास तौर पर। तो ये कठिन शब्दों को जानना जरूरी, इनके अर्थ, अगर इनके अर्थ को आप समझ गए तो
इनकी व्याख्या समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अपन सीधा अपन व्याख्या में आ जाते हैं। कवि क्या इसमें बताने का प्रयास किया है। छोटा मेरा खेत चौकोना, ठीक है। कवि कहता है कि मैं भी एक प्रकार का किसान हूँ। कवि कहता है कि मैं भी एक प्रकार का क्या हूँ, किसान हूँ। कागज का एक पन्ना मेरे लिए छोटे चौकोर खेत के समान है। कागज का जो छोटा पन्ना है वो कवि के लिए एक छोटा चौकोर खेत के समान है। अंतर इतना है कि किसान अपने ज़मीन पर यानी खेत पर कुछ बोता है और मैं कागज़ पर कविता लिखता हूँ, ठीक है। यानी कवि कहता है कि किसान जो है अपने खेत पर कुछ बोता है, फसल उगाता है, वैसे ही मैं कागज़ पर कविता उगाता हूँ। जिस प्रकार किसान धरती पर फसल उगाने के लिए बीज बोता है, जिस प्रकार से किसान जो है अपने धरती पर अपने खेत पर बीज उगाने के लिए फसल उगाने के लिए बीज बोता है, उसी प्रकार मेरे मन में अचानक, उसी प्रकार यहाँ कोई अंधड़, अंधड़ यानी क्या बताया आप लोगों को, आंधी का तेज झोंका, ठीक है। कवि कहते हैं कि उसी प्रकार मेरे मन में अचानक आंधी के समान कोई भाव, अचानक मेरे मन में आंधी के समान कोई भाव रूपी बीज, भाव रूपी बीज, भाव रूपी बीज ना जाने कहाँ से चला आता है। वह भाव बीज मेरे मन रूपी खेत में अचानक बोया जाता है। कवि कहते हैं कि अचानक यानी क्षण, यानी यहाँ पे आपको अवसर बताया, ठीक है। बीज वहाँ बोया जाता है यानी अचानक से उनके मन में कोई भाव उत्पन्न होता है और अपने कागज रूपी खेत पर लेखक जो है बीज बो जाता है। फिर आगे 4 पंक्तियों में देखेंगे, कल्पना के रसायनों को पीकर। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार धरती में बोया गया बीज विभिन्न प्रकार के रसायन जैसे हवा, पानी और खाद पीकर स्वयं गल जाता है। यानी जो भी बीज बोए रहते हैं वो बीज जो है पानी, हवा और खाद लेकर स्वयं तो गल जाता है और गलने के बाद उनसे एक सुंदर नन्हा पौधा अंकुरित होता है, फूटता है। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि स्वयं को गलाकर और उसमें से अंकुर यानी नन्हा पौधा, और उस नन्हे पौधे में पत्ते और पुष्प फूट पड़ते हैं। उसी प्रकार कवि के मन में उठे हुए भाव रूपी रसायन को पीकर, उसी प्रकार कवि के मन में उठे हुए भाव रूपी रसायन को पीकर, भाव कल्पना रूपी रसायन को पीकर कवि जो है जब अपने बारे में ना सोचकर पूरे संसार के बारे में सोचता है, सबकी अनुभूति बना डालते हैं, तब शब्द रूपी अंकुर फूटता है। तब उसके मन में क्या फूटता है, शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं। कविता भाव रूपी पत्ती पुष्पों से लदकर विशेष रूप से नमित हो जाता है यानी झुक जाता है। यानी पल्लव पुष्प यानी क्या बताया था, कोमल पत्ते और पुष्प। यानी जब यहाँ पे कवि बोलने का प्रयास किया है कि जब शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं तो कविता में भाव रूपी पत्ते और फूल से लदकर वह नमित हो जाता है, विशेष तौर पे झुक जाता है और सबको समर्पित कर देता है। इस प्रकार से सिंपल सी इनकी व्याख्या हुआ। अब हम ज़्यादा ना समझा के सीधा सिंपल से अगर कहूँ तो कवि ने अपनी तुलना किसान से किया है कि जिस प्रकार से किसान जो है अपने खेतों में क्या बोते हैं, बीज बोते हैं, ठीक उसी प्रकार से कवि अपने कागज रूपी खेतों में बीज बोता है। फिर उनके अंदर अचानक भाव पैदा होता है। भाव पैदा होने के बाद कवि के मन में अचानक भाव पैदा होने के बाद वो जो है जिस प्रकार से किसान अपने खेतों में बीज बोता है, ठीक उसी प्रकार से भाव रूपी बीज जो है किसान कवि भी अपने
कागज रूपी पन्ने पे बोता है। अब किसान जो है अपने जो बीज रहते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के रसायन जैसे हवा, पानी, जल देता है। फिर वो अपने को स्वयं को गलाकर क्या हो जाता है, उससे अंकुर फूटता है। अंकुर फूटने के बाद नए नए पत्ती और फूल निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार से कवि की भाव रूपी जो बीज बोने के बाद उसमें विभिन्न प्रकार के जो कल्पना रूपी रसायन के द्वारा वह बीज जो है शब्द रूपी अंकुर का रूप धारण कर एक प्रकार से उसमें नए भाव रूपी नए पत्ते और पुष्प निकलते हैं, जिससे वह नमित हो जाता है। ठीक है, यहीं तक। अब अपन आ जाते हैं आगे। इसको तो मैं आपको समझा दिया हूँ। अब हमारे पास आता है काव्य सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न। आप याद करेंगे, अगर आपके पास ये काव्य सौंदर्य लिखे अगर बोला जाए प्रश्न में, आप लोग कंफ्यूज होते हैं जनरली 12वीं के बच्चे, तो भाव काव्य सौंदर्य लिखो बोलेगा तो उसमें यहाँ से लेकर टोटल पूरा यहाँ और इधर अपने पास और दिया है, यानी पूरा ये सब काव्य सौंदर्य में समाहित होता है। यानी इनमें से कुछ भी आप, जैसे 2 नंबर का आया है तो आप कोई 3 टॉपिक आप लिख सकते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद ये काव्य सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न को अगर हम अलग अलग भागों में बांटे तो हमारे पास पहला होता है भाव सौंदर्य और दूसरा होता है शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में एक प्रकार से जो व्याख्या किए रहते हैं कविता का, उसका सारांश आपको लिखना होता है। जबकि शिल्प सौंदर्य में आपको भाषा सौंदर्य, देखिए क्या क्या आता है, एक बार पुनः दिखा रहा हूँ। उसके पास शैली सौंदर्य, रस सौंदर्य, छंद सौंदर्य, अलंकार सौंदर्य, उसके बाद आता है बिंब सौंदर्य, और जो भी आ जाए जैसे प्रतीक है, प्रतीक सौंदर्य है, उपमान सौंदर्य है, अन्य जो भी चीज़ आ जाए, काव्य गुण है, शब्द शक्ति, इन सारी चीज़ों को इसमें लिया जा सकता है। तो चलिए अपन जाते हैं पहला भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य में जनरली आपको क्या लिखना है, देखिए इसमें क्या बताने का प्रयास किया। इस अंश में कवि ने कविता और खेती की तुलना सूक्ष्म ढंग से की है। कागज का चौकोर खेत की तरह है, तभी कहीं से अंधड़ आया और उसमें छन का बीज बोया गया, अर्थात भावों को कवि कागज पर लिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया शुरू के 4 जो कविता है उसके लिए। उसके बाद वाले में क्या हो जाएगा, बीज के बोने से लेकर उसके विकसित होने तक की क्रिया और भाव के रचना बनने तक की क्रिया को व्यक्त किया है। कागज के पन्ने व चौकोर खेत में आकार और गुण की समानता बताई गई है। ये शुरू के 4 और बाद के 4 के लिए आपके पास ये हो जाएगा। इस प्रकार से इनके भाव सौंदर्य आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। समय ज़्यादा लग रहा है, ऐसे करके मैं ज़्यादा इनको रिपीट नहीं करूँगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। सीधा मैं आ जाता हूँ शिल्प सौंदर्य में। शिल्प सौंदर्य में हमारे पास है भाषा सौंदर्य। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, यानी खड़ी बोली यानी भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरा, तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तत्सम यानी होता है संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे कौन कौन से, कागज और पन्ना, ये दोनों जो है विदेशी शब्द हैं। भाषा में सरलता है, भाषा आसानी से आपको समझ में आ जाता है। प्रतीकात्मकता का समावेश है, प्रतीक के रूप में बोला है, संकेतों के माध्यम से बोला है। उसके बाद आ जाते हैं शैली सौंदर्य, तो प्रतीकात्मक शैली। रस में शांत रस का भाव है इसमें। छंद यानी कोई छंद का प्रयोग नहीं किया है, यानी मुक्त छंद। अलंकार में अपन देखते हैं तो अनुप्रास अलंकार में क्या क्या है, बोया गया, गल गया, पल्लव, पुष्प। रूपक अलंकार के रूप में कवि ने कविता, खेत व कविता की तुलना सूक्ष्म ढंग से की है, इसलिए यहाँ पे कविता और खेत की तुलना की गई, तो रूपक अलंकार। कल्पना रूपी रसायन में भी रूपक अलंकार और शब्द रूपी अंकुर में भी हमारे पास रूपक अलंकार। बिंब के रूप में छोटा मेरा खेत चौकोर, इसमें दृश्य बिंब। कागज का एक पन्ना, इसमें भी दृश्य बिंब। कागज का एक पन्ना है तो आपके मन में भाव उत्पन्न होगा कि उसका दृश्य। ठीक है, अपन आ जाते हैं अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्नों के ऊपर।
सीधा हम प्रश्न उत्तर यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न तो हमारे पास यही बनता है, क्या बनता है कि इस काव्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। तो आपके पास कवि का नाम है उमा शंकर जोशी जी और कविता का नाम है छोटा मेरा खेत। दूसरा प्रश्न है कवि ने अपनी तुलना किससे की है और क्यों की है। शुरू में ही बताया कवि ने अपनी तुलना किससे की है। कवि ने अपनी तुलना एक किसान से, एक कृषक से की है। क्यों की है जो कि अपने खेत में बीज बोकर जल और खाद देकर फसल उगाता है। कवि का कविता कर्म भी यानी काव्य कर्म भी उसी के समान रचनात्मक है। वह कागज पर भावों के बीज उगाता है, यानी दोनों का काम सेम हुआ। किसान जो है अपने खेतों में फसल उगाता है, वैसे ही कवि जो है अपने कागज के चौकोर पन्ने रूपी खेत पर भावों के बीज उगाता है। ये शब्द हुआ। तीसरा है कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे की है और क्यों। ठीक है, कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे की है। तो कवि ने कवि कर्म की तुलना किससे की है, खेत से की है। याद रखेंगे, खेत से की है। क्यों की है, तो अभी जो बताया वही कारण है। जिस प्रकार से किसान अपने खेत में बीज बोकर जल और खाद देकर फसल उगाता है, ठीक उसी प्रकार से कवि जो है अपने कवि कर्म अर्थात कविता कर्म भी उसी के समान रचनात्मक करता है। वह भी एक कागज के पन्नों में भावों के बीज उगाता है। उसके बाद चौथा, कवि खेत किसे मानता है और क्यों। कवि खेत किसे मानता है और क्यों। जैसे बार बार बताया कि कवि कागज के पन्ने को खेत मानता है। कवि कागज के पन्ने को खेत मानता है। जिस प्रकार खेत में बीज बोकर अन्न उपजाया जाता है, उसी प्रकार हृदय में उमड़ी हुई भावों को कागज पर व्यक्त किया जाता है। उसके बाद है पांचवा, अंधड़ से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। अंधड़ से अभिप्राय है, अंधड़ से तात्पर्य है भावों की आंधी, विचारों की उथल पुथल। ठीक है, अंधड़ किसका प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। अंधड़ मन में अचानक आए भाव का प्रतीक है। कवि के हृदय में जब अचानक कोई संवेदना उमड़ती है तो कविता का जन्म होता है। सातवां है, शब्द के अंकुर फूटे में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो शब्द के अंकुर फूटे में निहित भाव क्या है। निहित भाव है शब्दों में भाव अभिव्यक्ति का विकास होना, अर्थात सांसारिक और व्यवहारिक अनुभव से रचना करना। इस प्रकार से अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्न भी आपका हुआ। अब अपन आ जाते हैं दूसरी कविता में। दूसरे कविता में कवि हमारे पास क्या क्या बताने का प्रयास करता है, इन्हें चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे। पहले अपन वाचन करेंगे। ठीक है, झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई छन की कटाई अनंता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। यहाँ पे कवि ये बोलते हैं कि फसल तो बोआ गया, बीज और भाव रूपी फसल। अब क्या होता है, झूमने लगे फल, उसमें नन्हा पौधा में पत्ते और फूल भी आ गए हैं। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि कवि के हृदय में पलने वाला भाव, कवि के हृदय में पलने वाला भाव पाकर कविता रूपी फल, यहाँ पे आपके पास फल शब्द किया है, तो कवि बोलता है कि कविता रूपी फल झूमने लगता है। ठीक है, कवि कहते हैं कि हृदय में पलने वाला भाव पाकर कविता रूपी फल के रूप में झूमने लगता है, और उसमें रस अलौकिक और उसमें अद्भुत अर्थात अनोखा, अलौकिक यानी होता है आपका अद्भुत या अनोखा। यहाँ पे अमृत धारा यानी बोल सकते हैं रस की धाराएं। रोपाई यानी होता है रोपा जाना या बोया जाना। कटाई यानी फसल का कटाई,
अनंतता यानी होता है सदा सर्वदा के लिए होने हैं, शाश्वत होना। अक्षय, अक्षय शब्द का अर्थ हमारे पास है कभी नष्ट ना होने वाला, और पात्र का अर्थ होता है बर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे कवि आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि कवि के हृदय में पलने वाला भाव पककर कविता रूपी फसल के रूप में झूमने लगता है। कविता रूपी फसल के रूप में क्या होने लगता है? झूमने लगता है, जो उनमें से अद्भुत यानी अलौकिक रस झरने लगता है, अनोखा रस उसमें से झरने लगता है, यानी कविता रूपी फल से आनंद की अमृत जैसी धाराएं, आनंद की अमृत जैसी धाराएं फूटने लगती है। सचमुच किसी भाव का यदि हम रोपण करते हैं, कविता की फसल ऐसी अनंत, कविता की फसल जो है ऐसी अनंत होता है जिसे जितना भी लुटाया जाता है, जितना भी खर्च किया जाता है, वह खाली नहीं होता बल्कि और भी बढ़ता जाता है। यानी कवि का कहना यह है, कवि कहते हैं कि कविता रूपी जब फसल जो है झूमता है, लहलाता है, तब उसको पढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं, पाठक जो होते हैं, उनको पढ़ने से क्या प्राप्त होता है? रस अर्थात आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद। तो यहाँ पे जैसे फल खाने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार से कविता को पढ़ने से हमें फल, रस, अलौकिक और अमृत, ये तीनों शब्द जो है एक प्रकार से रस और आनंद का प्रतीकात्मक अर्थ है। तो कविता को पढ़ने से हमें रस और आनंद की प्राप्ति होती है। कवि कहता है कि ऐसे कविता को यदि हम रोपण करते हैं, रोपण करने में तो क्षण भर का समय लगता है, ज़्यादा समय हमको नहीं लगता, लेकिन इसकी कटाई अनंतता की होती है। अर्थात हम इसको जितने भी काटते जाते हैं, जितने भी इनका पढ़ते जाते हैं, उपयोग करते जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हमको रस और आनंद की प्राप्ति होती है। अब कवि यहाँ पे क्या बताने का प्रयास करता है? कवि कहता है कि वह रस अक्षय पात्र, वह रस अक्षय पात्र है जिसे में से कभी रस जो है समाप्त नहीं होता। अक्षय पात्र यानी कभी नष्ट ना होने वाला, यानी वो रस जो है कभी भी नष्ट नहीं होता है, हमेशा उसमें बना रहता है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वह रस जो है एक प्रकार से, अर्थात कविता जो है एक प्रकार से क्या है? शाश्वत होती है। ठीक है, छोटा मेरा खेत चौकोर, कवि कहता है कि कागज का पन्ना जो है छोटा मेरा खेत चौकोर है। चलिए अपन सीधा आ जाते हैं अपने पास काव्य सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्नों को हम देख रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत भाव सौंदर्य देखते हैं। इसमें इस कविता में प्रसंग के रूप में या सारांश के रूप में कवि ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है? कवि ने काव्य रस को अलौकिक रस कहा है। अभी देखें कि काव्य रस को कवि ने क्या कहा है? अलौकिक रस कहा है। वह सांसारिक तथा भौतिक रसों से ऊपर होता है, जो अनंत काल तक पाठकों को रस अर्थात आनंद देने वाले फल के समान होता है। सही बात है, अभी जो समझाया लास्ट में वही चीज़ है। उसके बाद आपके पास भाषा, शैली, रस, छंद, सेम टू सेम पहले वाले का लिखेंगे। अब पांचवा हमारे पास आता है अलंकार सौंदर्य। यहाँ पे श्लेष अलंकार है। रस शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक काव्य रस और दूसरा फल का रस। तो एक ही शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ निकलता है तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अतः यहाँ पे क्या है? श्लेष अलंकार। बीम में हमारे पास है कागज का एक पन्ना। कागज का एक पन्ना में दृश्य बीम, जबकि गतिशील बीम के रूप में झूमने लगे फल, झूम रहे हैं यानी गतिशील हो रहा है। छोटा मेरा, ये मोर शब्द है, ये मेरा खेत चौकोर। ठीक है, इसमें गतिशील बीम है। उसके बाद आ जाते हैं अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्न में। इसमें हमारे पास अर्थ ग्रहित आधारित प्रश्न में पहला तो वही है काव्यांश के कवि और कविता का नाम कवि उमा शंकर जोशी, जबकि कविता का नाम है छोटा मेरा खेत। पहला प्रश्न है रस अलौकिक अमृत धारा फूटती कब, कहाँ और क्यों फूटती है। ठीक है, फलों में रस की मिठास
होती है, यानी फलों में एक प्रकार से रस की क्या होती है, मिठास होती। तो वही शब्द बोला गया है कि फल में रस की व मिठास की अनेक धाराएं होती। फल में रस की व मिठास की अनेक धाराएं फूटती है। फलों के पेड़ की डाल पर पक जाने पर, फलों को काटने पर उसमें धाराएं फूटती है। ठीक है, पहले तो बोल दिया रस अलौकिक अर्थात अमृत धारा के बारे में आपको बताया, यानी फलों में रस की तथा मिठास की अनेक धाराएं फूटती है। फलों के पेड़ की डाल पर जब पक जाते हैं तो उनको तोड़ा जाता है, या उनको जब काटा जाता है तो उनसे रस की धाराएं फूटती है। उसके बाद है फल, रस, अमृत धारा किसकी प्रतीक है। तो अभी आप लोगों को समझाया था कि फल, रस और अमृत धाराएं जो है काव्य के आनंद और रस का प्रतीक है। उसके बाद है रोपाई क्षण की, कटाई अनंता की भाव स्पष्ट कीजिए। राइट, कविता किसी भावमयी क्षण में लिखी जाती है, किंतु वह अनंत काल तक पाठकों को रस विभोर करती रहती है, आनंद प्रदान करती रहती है। यानी एक बार बोया जाता है लेकिन पढ़ने वाले पाठकों को अनंत काल तक, न जाने कितने काल तक उनको रस और आनंद की प्राप्ति कराती रहती है। लूटने रहने से भी क्या कम नहीं होता और क्यों। लूटने रहने से क्या कम नहीं होता और क्यों, यानी अनंत काल तक साहित्य का आनंद लूटने पर भी कम नहीं होती, क्योंकि सभी अपने अपने पठन से रस का अनुभव करता है। ठीक है, खेत को रस का अक्षय पात्र क्यों कहा गया है, या इसी प्रश्न को ऐसे लें, रस का अक्षय पात्र किसे कहा है। तो रस का अक्षय पात्र किसको बोला गया है, खेत को बोला गया है। तो क्यों कहा गया है, क्यों बोला गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा कविता रूपी खेत को रस का अक्षय पात्र इसलिए कहा है क्योंकि कविता हर युग में, हर काल में रस देती है, इसका आनंद कभी भी चूकता नहीं है। यानी इसका आनंद जब भी आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लास्ट, कवि इन पंक्तियों में खेत से किसकी तुलना की है, यानी खेत से किसकी तुलना किया है, कविता कर्म या काव्य कर्म। खेत की तुलना जो है काव्य कर्म से की है, शुरू में आपको समझा दिया था। चलिए उसके बाद अपन, ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के बारे में वीडियो यहाँ पे बनाया गया है, और इसके अतिरिक्त 10वीं के गणित और हिंदी का भी वीडियो बनाया जाता है। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को भी आप शेयर कर सकते हैं। पुनः वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।